नमस्कार। सीरियल किलर्स की सीरीज में आज एक और सीरियल किलर के बारे में आपको बताऊंगा, उससे संबंधित अपराध और उसका रिजल्ट क्या रहा इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। आज भी आपके लिए मैं अपराध की उसी तरह की एक घटना लेकर आया हूं जो पिछले 7 दिनों से आपको बता रहा हूं। ये घटनाएं हैं हरियाणा के बहादुरगढ़ जिले की, बहादुरगढ़ कस्बे की भी और बहादुरगढ़ जिले की भी। 16 फरवरी 95 को 8 वर्ष की पूजा अपने मां, पिता और 2 भाइयों के साथ सड़क से निकल रही एक बारात को देखने के लिए गई। 3 बच्चे, जिनमें से पूजा 8 साल की थी, बाकी 2 छोटे थे, वो उत्सुकतावश कभी बैंड के पास, कभी दूल्हे की बग्गी के पास और कभी बारातियों के नाच को देखने के लिए आगे पीछे होते रहे। थोड़ी देर में पूरी बारात घर के सामने से गुजर गई। माँ बाप ने ये नोटिस किया कि सब तो आ गए, पूजा का पता नहीं लग रहा है। थोड़ी देर वहीं वेट किया कि हो सकता है पूजा बारात के साथ थोड़ा आगे निकल गई हो, अभी वापस आ जाएगी। लेकिन पूजा वापस नहीं आई। 1 घंटे इंतजार करने के बाद पूजा के माँ और पिता ये दोनों उस तरफ गए जिधर को बारात गई थी। उस समय बारात लड़की वाले के घर पर लगने वाली थी। लड़की वालों की भी भीड़ थी। माँ बाप दोनों पूरी बारात में और घरात में अपनी बच्ची पूजा को ढूंढते रहे, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। सुबह 4 बजे ये लोग वापस आए। घटना थी 16 फरवरी 1995 की। सुबह तक भी जब वो नहीं आई तो लगभग 10 बजे 17 फरवरी को ये लोग थाने पहुंच गए। थाने पर पूजा की गुमशुदगी बड़ी जद्दोजहद के बाद लिखाई गई। वही हुआ, फोटो लाइए, हुलिया लाइए। खैर, घर वालों ने उसकी फोटो, हुलिया, ये सब चीजें उनको प्रोवाइड कर दी। घटना थी 16 फरवरी को, यानी 16 फरवरी की शाम को 7:30 बजे वो सब घर से बारात देखने निकली थी। और 25 फरवरी को दिन में करीब 8:30 बजे पास के एक सरसों के खेत में, जो झोपड़ी, एक सिंगल झोपड़ी छोटी सी लगाई जाती है, खेत की रखवाली वाले करने वाले लोग उसी में आकर सोते हैं। उसी झोपड़ी के नीचे पूजा की पूरी नग्न सड़ी गली बॉडी बरामद हो गई। लोग सड़कों पर आ गए। चूंकि पूजा के पिता भारत सरकार के गृह मंत्रालय में एम्प्लॉय थे, इसलिए दबाव आप समझ ही सकते होंगे पुलिस पर कितना रहा होगा। पुलिस ने फौरन इस दबाव को अपने ऊपर से हटाने के लिए राजकुमार उर्फ राजा नाम के एक लड़के को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। उस पर पूजा की हत्या और बलात्कार करने का आरोप था, इसलिए कि पूजा के पोस्टमार्टम में बलात्कार की पुष्टि हुई थी, लेकिन डीएनए की कोई सैंपलिंग स्वैब के या स्लाइड के लेने के बाद नहीं की गई थी। पुलिस अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि राजकुमार उर्फ राजा ने अपना अपराध कबूल कर लिया है, इसलिए उसको जेल भेज दिया गया। और यही बात गृह मंत्रालय से, जहां से जवाब सवाल हो रहा था, वहीं से गृह मंत्रालय को भी अवगत करा दिया गया कि किस तरह से उन लोगों ने पूरी बहादुरी के साथ पूजा के हत्यारे को पकड़ लिया। राजा भी जेल में ही था। तभी 11-12 जुलाई 1995 को 11
12 जुलाई 1995 को शीतल नाम की एक लड़की अपने चाचा और अपनी दादी के साथ अपने घर के बाहर चारपाई पर सो रही थी। उसकी माँ और 2 भाई ऊपर छत पर सो रहे थे। उसके पिता सीआरपीएफ में एम्प्लॉय थे और उस समय घर पे नहीं थे। सुबह लगभग 4:30 बजे उसकी माँ जब उठी बाहर जाने के लिए तो उसने नोटिस किया कि शीतल अपनी दादी के पास बिस्तर पर नहीं है। बात थी 11/12 जुलाई 1995 की। 14 जुलाई को शीतल के बिना कपड़ों के शव को पास के एक खंडहरनुमा मकान में नोटिस किया गया और बरामद किया गया और पोस्टमार्टम में ये पाया गया कि बच्ची के साथ भी बलात्कार और बलात्कार के बाद उसकी हत्या गला दबाकर की गई है। इसके बाद शीतल के पहली मैंने बताई पूजा, जिसमें उन्होंने राजा को गिरफ्तार कर लिया। दूसरा शीतल। तीसरा 11 सितंबर 1995 को 5 साल की करुणा उर्फ कुकी अपने घर नेहरू नगर के पास से 1 बजे के आसपास खेलते हुए गायब हो गई। खेलते हुए बल्कि वो घर से उसको भेजा गया पास की दुकान से नमक लाने के लिए, लेकिन वो वापस नहीं आई। 12 सितंबर को उसका शव विलेज परनाला, पास का गांव परनाला है जहां बहुत बड़ा तालाब भी है, परनाला के एक खेत में उसकी बॉडी भी नग्न अवस्था में मिली। ठीक 1 महीने बाद 14 अक्टूबर 1995 को जॉनी, ये बच्ची थी, 6 साल की थी, वो घर के बाहर कब चली गई पता नहीं, क्योंकि उसकी माँ को ऐसा लगा कि वो अपने चाचा के साथ बाहर गई है। सुदेश उसके चाचा का नाम था। सुदेश जब दिन में 2:30 बजे वापस आए तो उन्होंने बताया कि हम उसको घर के बाहर खेलते हुए छोड़ गए थे, वो मेरे साथ नहीं गई थी। जब उसका कुछ पता नहीं लगा तो थाने पर जाकर तीसरे दिन 17 तारीख को उसकी मिसिंग नोट कराई गई, गुमशुदगी उसकी लिखाई गई और तीसरे ही दिन में करीब 2 बजे उसका शव खेत में पड़ा हुआ मिला। जॉनी के लाश मिलने के बाद बहादुरगढ़ के पब्लिक का सब्र का बांध टूट गया। जॉनी की बॉडी मिलने के तुरंत बाद 2 बजे उसकी बॉडी मिली थी। पूरा बहादुरगढ़ सड़कों पर आ गया। तोड़फोड़ की आगजनी होने लगी। सारे आरोप पुलिस पर लगाए गए कि अपनी खाल बचाने के लिए एक आदमी को जेल भेज दिया गया, लेकिन हत्याएं और रेप ठीक उसी तरह होते रहे जैसा पूजा के साथ हुआ था। अराजकता और हिंसा इतनी बढ़ गई कि उसी दिन यानी 17 अक्टूबर 95 को जिले के एसपी, क्षेत्र के इंस्पेक्टर और एसएचओ और इलाके का डीएसपी, इन सब को हटा दिया गया, इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। भीड़ का इतना दबाव था, भीड़ एकदम हिंसा पर उतारू हो गई थी। उसके बाद क्योंकि अब तक 4 हत्याएं हो चुकी थी उम्र 5 से 7 साल के बीच में, पुलिस की गाड़ियों से माइक से ये अनाउंसमेंट शुरू हुआ कि बच्चियों का ख्याल रखें, बच्चियों को घर में रखें, बच्चियों को बाहर न निकलने दें, अगर बाहर निकलना ज़रूरी है तो उनके साथ उनका घर का कोई बड़ा भी जाए। ये बाकायदे पुलिस के अनाउंसमेंट सिस्टम, गाड़ियों में जो माइक लगा होता है उसी से अनाउंस किया गया। इसके बाद
पर्चे छपवा कर भी बांटे गए पूरे इलाके में कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हत्यारे के जेल में होने के बाद भी ये हत्याएं कौन कर रहा है। इसी बीच में जनवरी के महीने में, जनवरी 96 को, एक हफ्ते के भीतर 2 और हत्याएं हो गईं। 4 जनवरी 1996 को 5 साल की पिंकी, इसकी हत्या तो नहीं हुई, इसके साथ रेप हुआ, इसका गला दबाया गया और फिर ये समझकर कि ये मर चुकी है उसे छोड़ दिया गया। 4-5 घंटे बाद जब उसे होश आया, वो चिल्लाई, आसपास के लोग इकट्ठा हुए और उसको पुलिस स्टेशन ले जाया गया, क्योंकि पुलिस ये अनाउंसमेंट कर रही थी, साथ साथ पुलिस ये भी अनाउंसमेंट कर रही थी कि शहर में या नगर में कोई भी व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में अगर दिखाई पड़ता है तो पुलिस के निम्न अधिकारियों के निम्न नंबरों पर सूचना दी जाए। पुलिस थाने पर पिंकी को ले जाया गया, लेकिन 5 दिन बाद ही 9 जनवरी को 6 साल की स्वीटी, वो बच्चों के साथ खेलने गई थी लेकिन घर वापस नहीं आई। उसकी बहन अंजना ने घर पर यह बताया कि एक साइकिल वाला व्यक्ति उसके साथ ही लड़की गई है, लेकिन उस व्यक्ति का पूरा डिस्क्रिप्शन वो नहीं दे पाई। लेकिन दूसरी बच्ची जिसके साथ वो खेल रही थी, उसका नाम चारू था, उसने कहा कि एक शॉल ओढ़े हुए व्यक्ति उसके पास ये कह के आया कि उसकी माँ बुला रही है और उसे अपने साथ ले गया। 10 जनवरी को परनाला में ही खेत में श्वेता की भी बॉडी मिल गई। फिर से पूरा शहर सड़कों पर आ गया। पहली बार आक्रोश हुआ, एक आदमी पकड़कर पुलिस ने जेल भेज दिया। दूसरी बार आक्रोश हुआ, जिले के कप्तान, डीएसपी, इंस्पेक्टर और बाकी सबऑर्डिनेट स्टाफ को ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब की बार फिर जब ये बवाल ज़्यादा हुआ तो पूरा बहादुरगढ़ फिर सड़कों पर आ गया। अब की बार हेडक्वार्टर और सरकार से ये आदेश हुआ कि इलाके के डीआईजी और एसएसपी नेताजी नगर में ही कैंप करेंगे, न थाने पर जाएंगे न वापस हेडक्वार्टर आएंगे जब तक कि हत्यारे का पता नहीं लग जाता। वरिष्ठ अधिकारी थे, डीआईजी रैंक के कप्तान साहब। एक आध दिन बाद उन्होंने दिमाग लगाना शुरू किया। दिमाग लगाते लगाते उन्होंने एक इन्फ्रेंस निकाला कि ये व्यक्ति जो भी ये हत्याएं कर रहा है वो बहादुरगढ़ का नहीं हो सकता। यहाँ एक एक आदमी को लोग पहचानते हैं। ऐसा लगता है कि पास के दिल्ली के इलाकों से या इलाके से ये व्यक्ति आ रहा है। ये बात सीनियर अफसर्स को इन दोनों अधिकारियों ने, एडीजी या डीजीपी या सरकार में पहुंचा दी कि साहब दिल्ली पुलिस अगर हेल्प करेगी तभी हम इस तक पहुंच पाएंगे। बहरहाल सरकार तो परेशान थी, उसने फौरन दिल्ली पुलिस को रिक्वेस्ट लेटर भेजा कि आपका सहयोग अपेक्षित है, वरना हम इसे नहीं पकड़ पाएंगे, कानून व्यवस्था की स्थिति फिर उत्पन्न होगी, मुश्किल होगा। पब्लिक के गुस्से को शांत करने के लिए हत्यारे पर 50,000 का इनाम हरियाणा पुलिस ने रख दिया। दिल्ली पुलिस से जब सहयोग मांगा गया तो दिल्ली पुलिस के अधिकारी आए, उन्होंने पूरी बात समझी, उनका सब ऐसे है और ऐसा लगता है कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है, 5-6 साल की बच्चियों के साथ रेप करके, कपड़ा उतार के रेप करके और फिर उनकी हत्या करना, ये बात समझ में नहीं आती। दिल्ली पुलिस इनसे 4 कदम आगे थी। उसने दिल्ली रोहतक रोड पर नगलोई में सड़क के किनारे के ढाबे से राम बाबू नाम के एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया।
राम बाबू जो बुद्धिजीवी टाइप का इंटेलेक्चुअल आदमी था, लेकिन मानसिक रूप से और शरीर से भी कुछ विकलांग था। ढाबे वाले ने बताया कि साहब ये बहुत ही ल्यूसिड गाने लोकल लैंग्वेज में गाता है और बहुत ही जो ये बातचीत करता है और जो इशारे करता है वो बिल्कुल सेक्स से रिलेटेड है। हो न हो यही आदमी है जो परवर्टेड है और इसी ने गिरफ्तार किया है। फिर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली पुलिस ने वाहवाही लूटी और 50,000 रुपये का हरियाणा पुलिस का पुरस्कार फौरन ले लिया। लोगों को लगा कि शायद अब इतिश्री हो गई, अंत हो गया और सही आदमी पकड़ गया। जून 1996 को सलमा, जिसका घर का नाम जन्नो था, वो जब अपने घर के सामने पेरेंट्स के साथ सो रही थी, उसी बीच उसको किसी ने उठा लिया। 4 बजे जब उसके पिता की नींद खुली तो उसने ये देखा कि जन्नो यानी सलमा अपनी जगह पर नहीं है। पुलिस परेशान हो गई। फिर 3 दिन बाद उसकी भी लाश बदरो नहर के किनारे उसकी लाश मिली। ये ध्यान रहे कि पहले बाबू राजा जो है वो जेल में था, राजकुमार उर्फ राजा। उसके बाद जब बहुत प्रेशर पड़ा तो फिर ये दूसरे राम बाबू गिरफ्तार हो गए। राजा के गिरफ्तारी के बाद 3 हत्याएं और राम बाबू की गिरफ्तारी के बाद ये 3 हत्याएं हो गई। पुलिस और ये तब हुई जब ये दोनों जेल में थे। फिर पब्लिक ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया। पुलिस ने फौरन ये कहा कि नहीं साहब, बाबू जो है वही असली हत्यारा है, पहले वाला जो राजा था उसको पुलिस ने गलतफहमी में जेल भेज दिया। इस बीच 18 महीने से राजा जेल में था। पुलिस ने 169 सीआरपीसी की एप्लीकेशन कोर्ट को देके उसे वहाँ से बरी कराया, उसे वहाँ से जेल से छुड़वा दिया, ये कहते हुए कि साहब असली कातिल पकड़ लिया गया है, इसलिए राजकुमार उर्फ राजा को रिहा कर दिया जाए। बाबू के जेल में रहते जब 3 और लाशें मिली, सलमा, शांति और मंजू की 21 जून 1997 में इसकी किडनैपिंग हुई और 22 जून को इसकी लाश मिली। जब मंजू की लाश मिली, आप सोच सकते हैं कि एक आदमी को गिरफ्तार किया गया, बाद में कहने नहीं साहब ये तो गलत था, उसको बाइज्जत बरी करा दिया। दूसरे आदमी को गिरफ्तार किया तो 12 जून और 14 मार्च को, 12 जून 96 और 14 मार्च 97 को सलमा और शांति की लाश मिलने के बाद जब मंजू की लाश 22 जून 1997 को मिली, फिर पब्लिक सड़कों पर आ गई। इस बार पब्लिक हिंसक हो गई। पूरे शहर के पुलिस एस्टेब्लिशमेंट पर पथराव, पुलिस वालों पर पथराव, ये सब शुरू हो गया। पुलिस की प्रॉपर्टी बचाने के लिए पुलिस ने कई जगहों पर फायरिंग की। इस फायरिंग में 2 नवयुवकों की पुलिस की गोली लगने से मृत्यु हो गई। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर हुआ होगा। मंजू की हत्या के बाद फिर पुलिस ने 10 जुलाई 2000 मंजू की हत्या हुई थी 21 जून को, 10 जुलाई को एक व्यक्ति को फिर पकड़ लिया। हिंसा हुई थी, 2 लोग मारे गए थे और सीआरपीएफ
जो पास में सीआरपीएफ का एस्टेब्लिशमेंट था, उससे कई कंपनियां बहादुरगढ़ के गली कूचों मुख्य मार्ग पर तैनात कर दी गई थी। लेकिन पुलिस पर दबाव था और उसने बहादुरगढ़ की बहादुर पुलिस ने 10 जुलाई 97 को बेगूसराय बिहार के रहने वाले एक युवक शंकर कुमार को गिरफ्तार कर लिया। शंकर कुमार की गिरफ्तारी के बाद एसएसपी बहादुरगढ़ एएस चावला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि आरती नाम की एक लड़की को इसने किडनैप करने का प्रयास किया था। जब पब्लिक के सहयोग से इसको पकड़ लिया गया और इसने मंजू की हत्या करने की बात कबूल की, तो साहब मंजू की हत्या में उसको जेल भेज दिया गया। सीआरपीएफ की भीषण तैनाती के बाद गली गली कूचे कूचे, क्योंकि पुलिस की बदनामी अपने चरम पर थी, पुलिस पहले गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ चुकी थी, अपनी गलती मान के नहीं साहब ये गलत था, बाबू आ गया है, वो बाबू जेल में है और वही असली वाला है, इसलिए इसको छोड़ दिया जाए। 169 सीआरपीसी की एप्लीकेशन देकर कोर्ट में राजा छूट गया। बाबू जब जेल भेजा गया उसके बाद फिर हत्याएं हो गई 3। तब पुलिस ने शंकर को जेल भेजा, शंकर कुमार को। सीआरपीएफ के वहां रहते रहते ऐसा लगा कि मामला शांत हो गया। अब शायद वो भाग गया डर के, या फिर हो सकता है कि लोगों ने पहचान लिया हो और अब वो वापस लौट कर ना आए। इसी बीच में जब ये कोई हत्याएं नहीं 11 महीने तक हुई, तो 16 अगस्त 1998 को जेल के मेंटल वार्ड में भर्ती बाबू, राम बाबू जिसका नाम था, जो इंटेलेक्चुअल किस्म का आदमी था, उसको मेंटल वार्ड में भर्ती किया गया था। वो लगभग 30 महीने की से जेल के भीतर था। मेंटल वार्ड के एक दूसरे बंदी ओम प्रकाश ने उसके सिर पर पत्थर मार मार कर उसकी हत्या कर दी। यानी अब सिर्फ शंकर जेल में थे और पुलिस ये मान के चल रही थी कि 11 महीना हो गया और अब शायद वो चला गया। असली आदमी हो सकता है ये शंकर ही हो, जिसकी वजह से अब कोई हत्या नहीं हुई 11 महीने से। जैसे ही सीआरपीएफ हटी, पुलिस ने अपना रवैया फिर उसी ढर्रे पर शुरू किया। तो 97 अक्टूबर 97 को 9 साल की कोमल उर्फ किंटी, इसकी लाश मिल गई। ये पहले गायब हुई और उसकी लाश 8 अक्टूबर 1997 को पूरी नग्न बॉडी इसकी भी बरामद हुई। अब किसी के पास कुछ कहने के लिए नहीं था। सीआरपीएफ फिर वापस बुलाई गई कि आखिर अब क्या किया जाए, किसी की समझ में झूठ कितने दिन तक चलेगा। शंकर को ये कह के कि नहीं साहब अब फाइनली पकड़ लिया गया, अब देखिए कुछ नहीं हो रहा है, फिर हत्या हो गई। पुलिस पर आरोप फिर लगने लगे। सीआरपीएफ चूंकि दोबारा आ गई सड़कों पर, इसलिए हिंसा तो नहीं हुई, लेकिन पब्लिक ये कहती रही कि पुलिस ने फिर झूठ बोला, ये शंकर भी बेगुनाह है। अगर ये गुनहगार होता तो कैसे किंटी की 9 साल की किंटी थी, उसकी हत्या हो जाती। 6 सितंबर 1998 को एक लड़की फिर गायब हो गई। वो अपने ओपन कंपाउंड में अपने परिवार के साथ सो रही थी। उसके बाद आरती के फादर नाइट शिफ्ट में थे विजुल का फैक्ट्री में। करीब 3 बजे आरती के भाई ने आकर बताया कि आरती घर से गायब है। हल्ला बहुत हो चुका था, फायरिंग हो चुकी थी, तमाम तमाशे हो चुके थे। पिता को ये लगा
कि लगता है उसके साथ भी वही हुआ। उसके बाद वो मेडिकल इंडस्ट्रियल एरिया मॉडल इंडस्ट्रियल एरिया थाने पर उसने जाकर उसकी मिसिंग रिपोर्ट कराई 7 तारीख को। लेकिन 9 तारीख को उसकी भी, आरती की भी डेड बॉडी मिल गई। जनता के आक्रोश को झेलते झेलते पुलिस ने फौरन इसकी तोड़ निकाली कि साहब ये उसके बाद, शंकर के जाने के बाद जो हत्याएं हैं, इन सबको सीआईडी को ट्रांसफ़र किया जाता है। सीआईडी इसकी विवेचना करेगी और दूध का दूध, पानी का पानी कर देगी। इसके बाद 19 नवंबर 1998 को 6 साल की सोमानी, जो चप्पल फैक्ट्री के सामने अपने पिता की चाय की दुकान से वापस आ रही थी, उसको फिर किसी ने किडनैप कर लिया। पूरा शहर फिर सड़कों पर आ गया और ये कहने लगा कि देखिएगा इसकी भी लाश कहीं न कहीं मिलेगी। 20 तारीख को सुबह किसी व्यक्ति, शायद उसका हमित सिंह या अमित सिंह नाम था, उसने उस बच्ची को उस नहर में, एक सूखी नहर थी, उसी के पास रोते सुबकते देखा। उससे पूछा तो उसने बताया कि मेरे साथ 2 दिन एक व्यक्ति ने दुर्व्यवहार किया है। उसके बाद मुझे इसी सूखी नहर में, मैं यहीं पड़ी थी, मुझे होश नहीं था, सुबह सुबह होश आया है जब धूप मेरे ऊपर पड़ी है, और उसके बाद मैं बाहर निकलकर तब से चिल्ला रही हूँ। जिन सज्जन को वो मिली थी उनका नाम उम्मीद सिंह था। वो उसे फौरन अपने साथ लेकर मॉडर्न इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन पर पहुंच गया। लोकल पुलिस को ये लगा कि शायद ये उसी हत्यारे की ही करामात होगी जिसको अब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के बाद जब वो बोलने लगा, क्योंकि उसका गला बुरी तरह से दबाया गया था और वोकल कॉर्ड्स में चोट लगी थी, लेकिन थोड़ी बहुत दवा के बाद वो थोड़ा थोड़ा करके बोलने लगी। उसने ये बताया कि एक काले रंग का, डार्क स्किन जिसे कहते हैं, सांवले रंग का या काले रंग का, और वो साइकिल पर मुझे, जिसकी दाढ़ी भी थी, वो मुझे रेलवे लाइन के किनारे एक घर में ले गया था। उसने मेरे साथ 2 बार खराब हरकत की। उसके बाद मैं यहां कैसे पहुंची मुझे नहीं पता है। इसकी विवेचना, इस घटना की, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सुमन मंजरी को दी गई थी। सुमन मंजरी को जो आरती की जब मृत्यु हुई थी, उसकी लाश मिली थी, उसके बाद से सुमन मंजरी महिला डिप्टी एसपी थी, उनको लगाया गया कि लोगों को शांत रखा जाए। सुमन मंजरी ने एक एंटी क्राइम कमेटी बनाई और लोगों को अवेयर करने के लिए और उनका सपोर्ट मोबिलाइज करने के लिए फिर लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों से मिलकर 10,000 का रिवार्ड उनकी तरफ से रखवाया कि जो भी इसके बारे में कोई सूचना देगा उसे 10,000 का रिवार्ड मिलेगा। उम्मीद सिंह जैसे ही उसको लेकर मॉडल फैक्ट्री एरिया थाने पर पहुंचे, मंजरी वहां पहुंच गई। मंजरी ने बच्ची के साथ पूरा दिन व्यतीत किया। धीरे धीरे उसकी याददाश्त जब वापस आई है, धीरे धीरे जब वो बताने लायक हुई, तो उसने ये बताया कि जिस घर में मुझे ले जाया गया था, जहां वो दाढ़ी वाला काला आदमी था जो साइकिल से मुझे ले गया था, दिन में करीब 1-1:30 बजे ही उसको उठा लिया था। वो जहां मुझे ले गया था वो जगह मैं बता सकती हूँ। मंजरी उस बच्ची को लेके उस घर तक पहुंच गई।
क्योंकि वो दिन में ले गया था। बच्ची थी 8-9 साल की, इसलिए वो ठीक ठाक उसके बारे में जानकारी रखती थी। और तभी उसी ने 6 साल की थी सोमानी, उसने वो जगह दिखा दी। वहाँ जो व्यक्ति मिला उसने कहा कि साहब हम कल यहाँ नहीं थे, हम फला जगह टीन फैक्ट्री में काम करते हैं, हम वहाँ गए थे, हम आज आए हैं। ये पूछा गया कि यहाँ कौन था, उसने कहा मेरा भाई था। उसने भाई के बारे में बताया कि वो कहाँ काम करता है। पुलिस जब पहुंची तो उस आदमी को गिरफ्तार किया गया। सोमानी ने उसे देखते ही पहचान लिया कि हाँ ये वही व्यक्ति है, और उसकी एक एक डिटेल भी सोमानी ने बता दी। फिर उसके साथ क्या पुलिस ने किया होगा आप समझ ही सकते हैं। और फिर उसने अपनी पूरी बात बताई। 1973 में गाजियाबाद में का रहने वाला ये व्यक्ति बहादुरगढ़ 1995 बहादुरगढ़ हुआ गया अपने परिवार के साथ। वो अपने परिवार के साथ, अपने पिता के साथ, जिनका नाम बृजपाल था, वो बहादुरगढ़ आ गया और वहाँ पर नेताजी नगर के एक उसमें रहने लगा, एक घर में। इसका नाम सतीश था। जब वो अरेस्ट हुआ 20 नवंबर 1998 को, तो उसकी उम्र 25 साल थी। उसने एक एक करके सारी बात बताई, एक एक हत्या और एक एक रेप के बारे में बताया। उसे किसी भी लड़की का नाम याद नहीं था। वो सिर्फ ये बताता रहा कि जैसे पहली किडनैपिंग के बारे में कि घेरवा टर्निंग और निजामपुर गांव के बीच में, उसमें लड़की को देखा, उसे उठाकर ले गया और बमनौली रोड पर एक सरसों के खेत में उसके साथ दुष्कर्म करके वहीं छोड़ दिया। फिर उसने बताया कि उसने 8-9 साल की एक लड़की को एक बारात के पास चलते हुए उठा लिया था, उसे टॉफ़ी की लालच देकर, और फिर उसे उसके साथ रेप किया और उसकी बॉडी को फेंक दिया। फिर उसने ये बताया कि परनाला गांव के पास उसने 8-9 साल की एक लड़की को उठाया और उसको बिदोरास ले गया, जहां उसके साथ उसने बलात्कार किया और फिर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसी तरह से उसने कुल 13 लड़कियों की बलात्कार करके हत्या की। अपने हिसाब से उसने हत्या कर दी थी। उनमें से कौन कौन बचा इसके बारे में उसे जानकारी नहीं थी। लड़कियों की उम्र 5 से 9 साल के बीच 10 को उसने मार दिया था। मारा अपने हिसाब से 13 को था, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में 10 मारे गए थे और 10 बच्चियां मारी गई थीं और 3 उनकी जान बच गई थी, लेकिन उनके साथ रेप हुआ था। जब ये सारा खुलासा हो गया तो हरियाणा पुलिस ने दिल्ली पुलिस को दिए गए 50,000 रुपये का इनाम की राशि वापस मांगी और दिल्ली ने शर्मिंदा होकर वो 50,000 उसको वापस कर दिए, जो सोमानी के पेरेंट्स को दे दिए गए कि उसका जो लॉस हुआ है उसको कंपेंसेट करने के लिए सोमानी के पेरेंट्स को वो 50,000 रुपये दे दिए गए। जब वो जेल भेजा गया, शुरुआत में ये लगा कि ये मेंटली चैलेंज्ड और सेक्सुअली परवर्टेड आदमी है। 10 से 23 दिसंबर 1998 के बीच में डॉक्टर राजीव गुप्ता, पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रोहतक ने इसका हर तरह का टेस्ट किया, ये पता करने के लिए कि क्या इसे कोई मेंटल समस्या है।
डॉक्टर गुप्ता ने कंक्लूड किया इससे बहुत लंबी यानी 3 दिन तक हुई बातचीत और अपने जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उनको देखने के लिए ये बताया कि ही इज़ नॉट ए साइकोटिस्ट, यानी ये मानसिक रूप से कतई बीमार नहीं है, बट ही हैड ए न्यूरोटिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी। न्यूरोटिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी ये ऑब्जर्व किया था डॉक्टर राजीव गुप्ता ने, यानी ये कतई साइको नहीं है, साइकोटिक बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसकी पर्सनालिटी वो कुछ न्यूरोटिक टाइप की है। वहाँ भी बातचीत के दरमियान उसने 14 क्राइम इसने बताए, जिनमें से 10 की मृत्यु हो चुकी है। सतीश को लोअर कोर्ट से सभी हाँ, फिर उसके बाद इसका लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कराया गया। डॉक्टर भीमा रानी ने लाई डिटेक्शन टेस्ट किया इसका, और वो सभी हत्याएं या वो सभी रेप जो पुलिस रिकॉर्ड के पास थे, एक एक करके उससे पूछा। जो क्वेश्चनर पहले से तैयार किया जाता है 150-200 क्वेश्चंस का, उसने सारी बातें लाई डिटेक्शन में कंफर्म की कि उसने किया क्या क्या है। लोअर कोर्ट ने इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया और फिर वही कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम में नहीं है। मैं बार बार सारे सीरियल किलर्स के बारे में पूरी घटना बताने के बाद जजमेंट का ये पार्ट जरूर पढ़ता हूँ, और इस 6-7 एपिसोड में कम से कम 100 लोगों ने ये कमेंट किया है कि साहब अब इसको भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम नहीं माना जाएगा तो किसे माना जाएगा। मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। हो सकता है पुलिस की लापरवाही से एविडेंस इकट्ठा न किए गए हों, हो सकता है जुडिशियल अफसर जो भी डायस पर है उसे उसके मन में कुछ या उसके दिमाग में कुछ डाउट्स हों, लेकिन बहरहाल इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में रखा गया। और 2008 में जब इस आजीवन कारावास के खिलाफ पुलिस हाई कोर्ट गई, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, वहाँ गवर्नमेंट ने चूंकि जो पब्लिक का दबाव था वो यही था कि साहब पुलिस पैरवी नहीं कर रही है, इसलिए इसको मौत की सज़ा नहीं हो पा रही है। कोर्ट में सरकार की तरफ से ये पक्ष रखा गया कि ये बिल्कुल रेयरेस्ट ऑफ रेयर टाइप का केस है और इसमें इसको सज़ा होनी चाहिए मौत की, लेकिन कोर्ट ने इस प्ली को या इस रिक्वेस्ट को सरकार की रिजेक्ट कर दिया। और भी जो जिन जिन अपराधों में इसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी गई थी उसके लिए कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, क्योंकि हर बार कोर्ट में गवर्नमेंट ये कहती थी, पुलिस ये कहती थी कि साहब ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर ये नहीं होगा तो कौन सा होगा, इसे मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यस, द ऑफेंस कमिटेड इज वेरी हीनियस एंड दो इट मे बी वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ रेयर, बट आफ्टर वेइंग all the circumstances and taking a global view, ऑनरेबल जज साहब लिख रहे हैं कि taking a global view, we are of the view, यानी हम इस राय के हैं कि extreme penalty of death sentence, यानी इसको जो मृत्युदंड दिया जाना है वो जो है वो इसके अपराध को परसूट नहीं करता। वर्ड इन्होंने दिया है कि एक्सट्रीम पेनल्टी ऑफ डेथ सेंटेंस इज नॉट कॉल्ड फॉर, लेकिन फिर भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए उन्होंने कहा कि अक्यूज्ड को जब तक ये 20 साल की कैद पूरी न कर ले इसे छोड़ा जाना, इसे जेल से न छोड़ा जाए। यानी कि 98 में 20 नवंबर 98 में ये पकड़ा गया था और 20 साल के हिसाब से अब इसके रिलीज का टाइम आ गया है। सतीश इसका नाम था, मैंने बताया है। 10 बच्चियों का
की रेप के बाद इसने हत्या की थी। आज की घटना, सतीश 3 साल तक की बच्चियों से 3 साल तक बच्चियों से रेप करता रहा और उनका मर्डर करता रहा। पुलिस कुछ नहीं कर पाई। 3 बेगुनाहों को जेल भेज दिया। जब जब पब्लिक का दबाव पड़ा तब तब उन्होंने कोई न कोई इसी तरह का ड्रामा किया। बहादुरगढ़ की बहादुर पुलिस ने कभी एसपी को हटा दिया, कभी लोकल पुलिस को हटा दिया, कभी एक आदमी पकड़ के। अब बताइए, किसी भी व्यक्ति के ऊपर बच्ची की रेप और मर्डर का आरोप लगाकर जेल भेज दिया जाए तो कितनी नाइंसाफी उसके साथ होगी। भला हो उस डिप्टी एसपी महिला पुलिस अधिकारी का, सुमन मंजरी का, जिन्होंने अंतिम 98 में जो सोमानी के साथ हुआ था उसकी गहराई से विवेचना की। सोमानी को फुसला के, उसे टॉफी खिला के, चॉकलेट खिला के, सब लोगों को हटा के उससे बातें पूछी और उसको एग्री किया कि हाँ तुम वो जगह दिखा दो। और तब सोमानी उसको लेकर वहां तक गई, क्योंकि उसने तो उसे मरा समझकर छोड़ दिया था, नहर में फेंका था, सूखी नहर में। लेकिन ईश्वर की कृपा से वो बची और मंजरी जैसी महिला अधिकारी डिप्टी एसपी रहेंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वहाँ डीआईजी और एसएसपी को भी कैंप करने के लिए कहा गया कि जब तक वो पकड़ा ना जाए आप वहीं पर रहेंगे। बाकी उनके अलावा बाकी जो पुलिस ने किया सब आपके सामने है। और 10 साल तक लोग पुलिस के इस खराब काम के मद्देनज़र, पुलिस के इस विश्वासघात के मद्देनज़र 10 साल तक लोग वहाँ और आसपास के जिलों के पुलिस पे कतई विश्वास नहीं करते थे। पुलिस की ज़्यादा बदनामी 3 बेगुनाहों को जेल, हत्या के आरोप में जेल भेजने के कारण हुई। जबकि ये एक प्रिंसिपल है, एक जिसे ये कहते हैं कि एक सिद्धांत है जो कम से कम हमें भी और उत्तर प्रदेश पुलिस के हर रैंक एंड फाइल की जब भी ट्रेनिंग होती है तो जो कोर्स डायरेक्टर होते हैं, जो सीनियर अफसर होते हैं, प्रोसिक्यूशन के जो बहुत सीनियर अफसर होते हैं, वकील लोग भी जो प्रोसिक्यूशन के लॉयर्स हैं वो भी फैकल्टी होते हैं हर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, और वो भी बताते हैं वो एक शब्द जो हमारे यहाँ पुलिस में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसको भूल जाए। उसका ये कहना है कि 100 गुनाहगार बच जाएं लेकिन एक बेगुनाह जेल नहीं जाना चाहिए। कार्डिनल प्रिंसिपल है ये। लेकिन यहाँ गुनाहगार बचते रहे, बेगुनाह 3 जेल भेज दिए गए। किस्सा कोई परिवार से मैं ये भी कहूंगा कि इस बात को जरा ध्यान से सोचें कि लोग सुनते रहे कि बच्चियों के साथ ये हो रहा है, पूरा का पूरा शहर सड़कों पर आता रहा, पुलिस ने गोलियां चलाई, बेगुनाह लोग मारे गए, लेकिन फिर भी पेरेंट्स बच्चियों के साथ बाहर सोते हुए मिले, जहां से बच्चियों को उठाया इसने, सतीश ने, और उनके साथ रेप करके और फिर उनकी हत्या करके फेंक दिया। एक कारण ये हो सकता है कि उस समय जो साधन था जानकारी का वो या तो न्यूज़पेपर था या टीवी थी। उस समय 84-85 में टीवी आ गई थी और 90 के आसपास, हालांकि उस समय टीवी बहुत महंगी थी, दूरदर्शन के सिवा और 1-2 चैनल आया करते थे, कोई भी लोकल चैनल उस समय नहीं आते थे। स्थानीय समाचार बड़े चैनल्स या दूरदर्शन जैसे चैनल्स पे स्थानीय समाचार नहीं आते थे। सोशल मीडिया तो थी ही नहीं और न ही मोबाइल था, लेकिन अब सब कुछ है। बगल की छोटी सी भी घटना पूरे शहर या पूरे देश में 1 मिनट में सोशल मीडिया में आ जाती है। सारे अखबारों के इंटरनेट एडिशन चलते हैं, सवेरे तक आपको अखबार का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अखबार आप पढ़ते हैं, जिस भाषा का भी, उसके इंटरनेट एडिशन पर आप लेटेस्ट खबरें तो उसमें चलती रहती हैं और बाकी डिटेल्स आपको
सवेरे से बहुत पहले मिल जाएंगे, और लोग यही करते भी हैं। तो अब आस पड़ोस अगल बगल में अगर ऐसी एक भी घटना होती है तो किस्सा गोई परिवार के लोगों से मैं यही कहूँगा कि वो तुरंत सावधान हो जाएं, और सावधान होने की आवश्यकता है, और अपना बचाव, बच्चियों का बचाव खुद करें ये, क्योंकि उन्हें ये खुद करना पड़ेगा। बाकी सब मुझे कहना नहीं है कि किनको ये काम दिया गया था और किन्होंने क्या कर दिया। आज मैं कुछ बातें इससे संबंधित करना चाहता हूँ। कल परसों और नरसों, यानी जब से सीरियल किलर्स की बात चल रही है, बहुत से लोगों ने बड़े कमेंट्स किए हैं कि साहब इससे क्या फ़ायदा हुआ, आपने तो इसमें कुछ किया नहीं है, क्यों इस तरह की कहानियाँ सुनाते हैं। और एक हमारे बहुत ही सुधी श्रोता हैं, पार्ट 1 से या एपिसोड 1 से वो कमेंट करते हैं। उन्होंने कहा साहब इन किलर्स की फ़ोटो मत दीजिए कम्युनिटी पर। मैंने उनका जवाब भी लिखा है और उनसे ये कहा है कि फ़ोटो भेजने के पीछे मेरा कोई और आशय नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए फ़ोटो भेजता हूँ ताकि लोग उसको देखें और अंदाज़ लगाएं कि क्या चेहरे से किसी व्यक्ति को उसके कर्मों के बारे में जाना जा सकता है। बहुत से लोगों को फेस रीडिंग की आदत है, या लोग देख के कम से कम, या उसकी हरकतें जो मैं बता चुका हूँ उस स्टोरी में, उससे ये सामने वाले को, अकेले घूमने वाले को या कोई संदिग्ध व्यक्ति पर आसानी से वो कमेंट्स कर सकते हैं। दूसरा कारण एक और भी है। जब मैंने कस्तूरबा नगर में अक्कू की घटना बताई, आप समझिए कितने साल हो गए हैं, 15-15, 20-20 साल हो गए हैं, और ये तब की घटनाएं हैं जब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था। अगर सोशल मीडिया एक्टिव होता तो एक के बाद इतने बलात्कार जो उसने किए हैं ये संभव नहीं थे। श्री अभिषेक शाखरे ने एक बहुत अच्छी बात अपने कमेंट में लिखी है कि साहब अच्छा हुआ आपने मुझे ये बता दिया। मैं कस्तूरबा नगर से 3 किलोमीटर की दूरी पर रहता हूँ, लेकिन मुझे इस घटना का पता बिल्कुल नहीं था। शाम को किस्सा गोई में अक्कू के बारे में जानने के बाद मैं कस्तूरबा नगर गया, पुराने लोगों से मिला, और फिर वो सारी बातें जो किस्सा गोई के माध्यम से आपने सब तक पहुंचाई हैं मुझे पता लगी। और उनकी उम्र 27 वर्ष है, श्री अभिषेक सखारे ने ऐसा बताया। ये तो 95-96 का है। मुझे उम्मीद है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि नई जनरेशन के लोग 20-21 साल के जो होंगे, हो सकता है उन्हें सतीश के बारे में कोई जानकारी नहीं, उनकी जानकारी में होना चाहिए। बहादुरगढ़ के बहुत से लोग होंगे, हो सकता है उन्हें भी इस व्यक्ति की या इन सीरीज ऑफ इवेंट्स की कोई जानकारी न हो। मैं इसलिए बताता हूं कि भाई उस जमाने में, अब ये अखबारों में उस समय आया होगा, इंटरनेट पे कुछ नहीं मिलेगा। मैंने बहुत तलाश की, लेकिन सतीश की फोटो भी इंटरनेट पे नहीं मिली, क्योंकि उस जमाने में इंटरनेट नहीं थे, या इतने कम थे कि वो अखबारों में या लोगों की रीच के बाहर थे। दूसरा हमारी एक बहुत रेगुलर व्यूअर हैं, कमेंट करती हैं, यूएसए में रहती हैं, और बहुत कभी कभी बहुत विपरीत कमेंट भी करती हैं, लेकिन ज़्यादातर कमेंट्स उनके वो सुधारात्मक होते हैं। उनका 3 दिन पहले 505 में, शायद 505 के कमेंट में उन्होंने लिखा है, आप पढ़िएगा, कि सबसे पहले तो हमें ये शिकायत है कि आप कमेंट्स पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते हैं। मैं बता चुका हूँ, कमेंट्स में सभी पढ़ता हूँ। कभी किसी श्रोता का वैल्यूएबल कमेंट आप पिन कर दिया करिए, ताकि ये लगे कि नहीं आप पढ़ रहे हैं। ना ही आप लाइक करते हैं, और लाइक करने की और बाकी जो सुविधाएं हैं वो निःशुल्क हैं, वो भी आप प्रयोग नहीं करते हैं। थोड़ा गुस्सा था इनका। उन्होंने एक बात और कही
कि YouTube पर 30 से 45 मिनट तक टकटकी लगाए सुनने में बड़ी मेहनत लगती है कि कहीं कोई ज्ञान हमसे छूट न जाए। ऐसा कोई ज्ञान मैं नहीं देता हूँ, न ही इतना ज्ञानी आदमी हूँ। मैं तो जो हमारे एक्सपीरियंस हैं फील्ड के, वही आपसे शेयर करता हूँ। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक बार समय निकालकर सभी नाराज श्रोताओं के नामों का उच्चारण करें। ये बात आपकी सही है। मैं किसी एपिसोड में सभी नाराज श्रोताओं के, सभी नाराज हमारे परिवार के सदस्य, श्रोता नहीं हैं ये, हमारे परिवार के लोग हैं, मैं ज़रूर उनका नाम लूँगा। फिर लास्ट में वो लिखती हैं कि हम आपके सबसे पुराने और बड़े आलोचक भी हैं। ये सही है, आलोचना सभी को अच्छे मन से सुननी चाहिए। मैं भी सुनता हूँ कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। पुराने लोग, बड़े बुजुर्ग जो कह गए हैं वो सही कह गए हैं। हम हर उस अपने परिवार के सदस्य का जो आलोचना में कुछ लिखता है, मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि अगर वो सार्थक आलोचना है तो मैंने हमेशा उसको सुधारने का प्रयास किया है। भावना जी, आप कतई परेशान न हो। सभी ऐसे परिवार के लोग जिनको ये शिकायत है, मैं ज़रूर इनकी शिकायत दूर करने का प्रयास करूँगा। आशा है आप सभी लोग मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।